नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। आज बात उत्तर प्रदेश की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान और राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति की नहीं, क्योंकि कल मुस्लिम समुदाय और यूपी की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनका राशन अब्बाजान कहने वाले लूट के ले जाते थे। बहरहाल इसकी बात आगे करेंगे। पहले बात ज्यादा अहम मुद्दे की, बात है फिरोजाबाद की, और फिरोजाबाद में डेंगू के कहर की। उत्तर प्रदेश में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। अकेले फिरोजाबाद में 60 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एनडीटीवी से सौरभ शुक्ला लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सोमवार को फिरोजाबाद रिपोर्ट करने के लिए वो पहुंचे। हमारी टीम के सामने 3 बच्चों ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इस वक्त सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां पे आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से डेंगू बुखार या वायरल बुखार जो है उसका कहर बढ़ा है, और ऐसा लग रहा था शुरू में कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर होती गई और लग रहा है कि प्रशासन इस पे कदम उठाने में नाकाम रहा है। आज जो आपने हालात वहां पर देखे हैं, पहले उसको बयान कीजिए कि किस तरह की वहां बेबसी है। बिल्कुल, देखिए नगमा, जो 60 का जो आंकड़ा है फिरोजाबाद में मौतों का, वो आधिकारिक आंकड़ा है। तो असल में आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा होगा। 3 मौतें तो हम ही ने आज देखी हैं, जो कि हेल्थ बुलेटिन में 2 दिन बाद जुड़ करके आएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ का मेडिकल कॉलेज है और ये पीडियाट्रिक वार्ड है, और आपको लगेगा यहाँ पर पेशेंट्स कम है, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा हैं। पुलिस वाले इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मरीजों को बच्चों को लेकर के आ रहे हैं माँ बाप, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि सुबह जांच कराई, रिपोर्ट आती है रात तक, तब तक बच्चे को बाहर लेकर बैठना और उसको बुखार तड़पते देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उनको यहाँ पर जब वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं तो पुलिस वाले इनको खदेड़ देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस वाले इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि मीडिया अंदर ना चली जाए, तो दिखा दे किस तरीके से अंदर हालात हैं। तो कुल 3 मौतें जैसे कि हमने बताया हमारे सामने ही हुई हैं, और जिसमें से एक 5 साल की बच्ची है, एक 1 साल का बच्चा है, और सबका यही आरोप है कि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला। और आप देखेंगे यहाँ एक तंबू लगा हुआ है, तंबू के नीचे छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे बैठे हुए। ये वही बच्चे हैं जिनका यहाँ पर टेस्ट किया गया है, और इनको कहा गया है कि आप यहाँ बैठिए और रिपोर्ट का इंतज़ार करिए। रिपोर्ट 7 बजे के बाद आएगी। यहाँ पर लोग 11 बजे से 12 बजे से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए तो इनके बच्चों को दाखिला मिले। आप कब से बैठी हैं यहाँ पर? हमें हो गए एक 1.5 घंटे हो गए यहाँ। रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रही हैं? नहीं, मैं मरीज भर्ती हैं, 2 लड़कियाँ भर्ती हैं। 2 लड़कियाँ आपकी भर्ती हैं? बुखार है उनको? हाँ, उनको बुखार है। क्या कह रहे हैं, इलाज मिल रहा है अभी? क्या कह रहे हैं? क्या मिल रहा है? मिल रहा है इलाज? मिल रहा है। और आपको यहीं बैठना पड़ता है सुबह से लेकर? हाँ, यहीं बैठे हैं। यहीं बैठे हो? हाँ, एक को अंदर जाने देते, एक मरीज के साथ एक को अंदर जाने देते हैं। ठीक है। अब देखिए शाम का वक्त हो गया है, और शाम के वक्त भी आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, और अफरा तफरी भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि जिसका कोई अंदर भर्ती होता है, जाहिर सी बात है वो कोशिश करता है कि इस तरीके से अंदर जाए और उसका हाल चाल मिल जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं। देखिए जिन 60 लोगों की मौत बात कर रहे हैं फिरोजाबाद में नगमा, उनमें से लगभग 48 हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। आप अंदर, हमारे कैमरा पर्सन अशोक माले आपको दिखा रहे हैं कि जब से अभी यहाँ मीडिया वाले हैं तो अभी सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है, अंदर भर्ती कराया जा रहा है। और वैसे जो प्रशासन का कहना है, लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे हैं और मरीज हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं। ज्यादातर को अस्पतालों की वहाँ पे सुविधा की कितनी कमी है? जैसे एक अस्पताल में आप मौजूद हैं, जितनी बड़ी तादाद में बीमारी फैली है जिस तरह की, और जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए अस्पताल जो इस इलाके में मौजूद हैं, क्या वो काफ़ी हैं? और ये तमाम इसकी पुष्टि है कि ये डेंगू ही बुखार है जिससे कि तमाम लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, पर कुछ बड़े भी हैं। आपकी रिपोर्ट्स में भी हमने देखा है कि कुछ वैसे भी लोग हैं जिनको छोटे बच्चे नहीं कहेंगे, जो 18 साल 20 साल उससे ऊपर के भी लोग हैं। तो इसकी डिटेल्स क्या आई हैं इस बीमारी की? इसमें सुविधाएं यहाँ पर ज़िले में कितनी है? इसकी जो कमी है, तो उसके लिए सरकार ने इतने दिनों से बीमारी फैली है, कुछ वैकल्पिक उपाय और ज़्यादा साधन जुटाने के कुछ किए हैं? देखिए जिनकी ज़्यादातर पुष्टि हो रही है वो डेंगू टाइप 2 की पुष्टि हो रही है। इसका जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है नगमा, और 2 फीट से ऊपर नहीं उठता है। तो ये उसके काटने से डेंगू टाइप 2 हो रहा है, और ये थोड़ा लीथल है। ये
कुछ घंटों में ही आपकी प्लेटलेट्स काउंट को 50,000 से नीचे गिरा देता है और इसका छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर हो रहा है। ये बुखार आ तो रहा सबको, लेकिन जो जानलेवा वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा हो रहा है। ये असर हर आयु वर्ग के लोगों को कर रहा है और ज़्यादातर बच्चों की मौत हुई है, लेकिन कुछ वयस्क हैं उनकी भी मौतें हुई हैं। अब जो पहला सवाल है आपका कि सरकार ने क्या किया, ये फिरोजाबाद का पीडियाट्रिक वार्ड है मेडिकल कॉलेज का, इसमें बेड बढ़ा दिए गए हैं। पहले लगभग यहाँ पर 100 से 150 बेड थे, जिसको बढ़ा करके 500 बेड किया गया है और जितने भी ज़िले में डेंगू के मरीज़ हैं, बुखार के मरीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनका इलाज कहा गया है यहीं पर किया जाएगा और जो ज़्यादा गंभीर जिनकी तबीयत होती है उन्हें यहाँ से आगरा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म है और यहाँ पर 550 पेशेंट ऑलरेडी एडमिट हैं। यहाँ की जो मेडिकल यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनके मुताबिक यहाँ पर लखनऊ से भी टीमें आ गई हैं, दिल्ली की टीम भी आई थी, लगातार वो असिस्ट कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर एक कोई कमी नहीं है यहाँ। बिल्कुल बेबसी है वहां पर। इंतजाम जो हैं वो कुछ बेड्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन जांच होना, इलाज मिलना, इस सब में जिस तरह की वहां पर अफरा तफरी है वो सौरभ हमें दिखा रहे हैं। सौरभ, आपकी रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि कई लोगों से सौरभ ने बात की है और हमारी टीम के सामने कुछ परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया है। बहुत ही अफसोसनाक है ये रिपोर्ट। देखिए पहले सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट फिरोजाबाद से। इस मां की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा न दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सावन्या बच जाती। और ये देखिए ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए, खुद की बहन होती है माल बच जाती, किसी को खुद की बहन होती है माल बच जाती। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते हैं? ये डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी। आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती मेरी बहन? सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। एक और बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर। कितनी उम्र है? क्या उम्र है इसकी? ये देखिए, ये तस्वीरें आम हैं। 1 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो गई है और ये यहाँ पर ये तीसरी मौत है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की है। 40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी? कल 4 बजे की डरे। 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनवाई इसको है नहीं, एडमिट कर रहे हैं। कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे। कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे। 45 साल के भोला भी बुखार से तपती अपनी 11 साल की बेटी को अपने सीने से लगाकर घर वापस ले जा रहे हैं। भोला का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए बेटी का सैंपल भेजा है और कहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भर्ती नहीं करेंगे। इसकी मैंने खून की जांच कराई, वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को रिपोर्ट जब उसका इलाज होगा तब इलाज होगा। बोला रिपोर्ट नहीं मिल रही तो इलाज नहीं करेंगे। नहीं हो रहा तो क्या करूँ, अब मैं घर ले जा रहा हूँ ना। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बुखार से तपते लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे ही जमीन पर लेटे अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा का कहना है कि अस्पताल में ना बेड की कमी है और ना डॉक्टरों की। लोग घबरा रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है।
हमारे पास 2 पेशेंट्स ब्रॉड डेड आए थे और एक पेशेंट आप बता रहे हैं तो उसका एकदम से हुआ था। पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। पेशेंट्स आया होगा उसको अटेंड किया जा रहा है। हमें शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमें 30 डॉक्टर्स दिए गए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं और उसके बाद से 15 डॉक्टर्स हमने भी चुने हैं यहाँ के लिए, अलग से हमने अपॉइंट किए हैं। साथ में हमारे ट्यूटर्स और लोग भी काम कर रहे हैं जो सिर्फ ऊपर का मैनेजमेंट देखते हैं। स्टाफ नर्सेज हमने काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिए हैं। इंसानियत के नाते सबको काम करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज सबको ये क्लियर करना चाहिए कि जो पेशेंट हमारा सिक है हम उसको अटेंड कर पाए। हमारा कियोस्क का स्थिति अगर होगा तो हमारा नॉर्मल पेशेंट बीच में कहेगा हमें ले लो, तो हम सिक पेशेंट को नहीं देख पाएंगे। अस्पताल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और उसके ठीक नीचे बच्चे बुखार से तड़पते नजर आते हैं। आज सुबह से हमारे सामने 3 बच्चों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई है। ऐसे ही बच्चे पूरा दिन इंतज़ार करते हैं बुखार में तपते हुए कि इनकी रिपोर्ट आए और उनको अस्पताल में दाखिला मिल जाए। और ये लगभग 1 महीने की कहानी है। हर रोज़ ऐसे ही अस्पताल के बाहर अंदर बच्चों की मौत हो रही है। ऐसी बिलखती माएँ यहाँ से गुजरती हैं। सब असहाय हैं। प्रशासन कह रहा है सब ठीक है, पर ज़मीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। फिरोजाबाद में सहयोगी अशोक महाले और जितेंद्र किशोर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। फिरोजाबाद में जिस तरह से इस डेंगू टाइप 2 बुखार का कहर फैला है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं। 300 से ज़्यादा बच्चे वायरल निमोनिया से पीड़ित हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि स्थिति गंभीर है और देखते हुए सबको अलर्ट पर रहने के लिए यहाँ कहा गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिशु वार्ड, कमोवेश सारे बेड भरे हुए हैं और आईसीयू में तो एक बेड पर 2-2 बच्चे। इनके अभिभावक का कहना है कि शुरू में वो बुखार को गंभीरता से नहीं ले पाए। बच्चे को बुखार नहीं छूट रहा है, निमोनिया का पेशेंट है और बुखार 4 घंटा 5 घंटा पर दवा देते हैं तो 4 घंटा पर बुखार आ जाता है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस बार बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं है। उनके पास दवा भी है और ऑक्सीजन भी। एक बच्चे का डेथ आज हुआ है और विगत 10 दिनों में केवल 2 बच्चों का डेथ हुआ है। के लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर संभव सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस, भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए। फिलहाल बिहार में खासकर सरकारी अस्पतालों में बेड मिलने के साथ ही इलाज में और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक, उसके बाद एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में तेज हुई ध्रुवीकरण की राजनीति। ब्रेक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले सरकारी राशन सबको इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उसे अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे। इसके पहले योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि उनके अब्बाजान तो कहते थे
कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1991 में बीजेपी के लोग मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते थे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल यह है कि क्या ये पोलराइजेशन के लिए समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की पार्टी का ठप्पा लगाने की कोशिश है। योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। योगी ने अब्बाजान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बाजान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बाजान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बाजान पुकारा होता। यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है। यह आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हक के ऊपर डाका डाल रहा है तो ये 2 वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है, जिसका चुनावी फायदा होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
तो सियासत ने इस सांप्रदायिकता के भाव में घी में आग का काम कर दिया है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, उसके बाद क्यों संकट में है माहेश्वर की साड़ी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है। खरगोन जिले के माहेश्वर की महेश्वरी साड़ी उद्योग भी इससे अछूती नहीं रही। अब कारोबारी, कर्मचारी सब मुश्किल में हैं। कहते हैं होलकर वंश की अहिल्याबाई ने मांडू गुजरात के कारीगरों को महेश्वर में बसाया। यहाँ बनी साड़ियाँ जीवंत, चटकीले रंग, धारीदार या जकनुमा बॉर्डर, खास रंग की किनारी, सुंदर डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। लेकिन कोरोना ने इन करघों को थामने वाले हाथों में कहीं सब्जी का ठेला पकड़ा दिया है। पहले क्या करते चलाता था। अच्छा, काम बंद हो गया है तो ये धंधा करना पड़ रहा है। काय का? प्याज, आलू, सब्जी भाजी। पहले काय का काम था? हेडलूम का साड़ी बनाते थे। तो किसी के हाथों में बेलचा। वसीम अंसारी पहले हफ्ते में 3000 रुपए तक का काम कर लेते थे। अब बमुश्किल आधा कमाते हैं, वो भी अपने हुनर को छोड़कर। घर परिवार चलाने के लिए जबरन मजदूरी करना पड़ी मुझे। इससे ज़्यादा मेरे पास तो चारा नहीं। मैं पहले 2500-3000 का काम करता था। अब बेलदारी में 1500-1600 ये पैसे मिल रहा है बस। कितने दिन में? एक हफ्ते में। और बारिश आ जाती है तो फिर काम की छुट्टी। मतलब परिवार में बहुत दिक्कत आ रही है परिवार चलाने की। बुनकरों के पास माल तैयार है लेकिन मांग नहीं है। 80% कामकाज प्रभावित हुआ है। महेश्वर देवी अहिल्या की पवित्र नगरी पर्यटकों और विदेशी सैलानियों से भरी रहती थी। फिल्मों की शूटिंग का दौर भी चलता था। कोरोना की वजह से यहाँ सैलानियों और विदेशी पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है। ऐसे में महेश्वरी साड़ियाँ बेचने वाली दुकानों में रौनक नहीं है। कपड़ों के कई शोरूम बंद हो गए हैं। जो चल रहे हैं वहाँ खरीदार नहीं हैं। हैंडलूम कारोबारी भी परेशान हैं। मेरे कारखाने में जो है 25 से 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो अभी जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से ये हुआ है कि जो कारीगर हैं वो भी अब बंद हो गए हैं। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो ये मान के चलो कि आसमान छू गया है। तो मैं अब रॉ मटेरियल का रेट लेने में भी, ख़रीदने में भी बहुत परेशानी। और कारीगर भी जो है कि अब बिल्कुल जब काम है ही नहीं तो वो काम भी कर नहीं पा रहे हैं। भारत वस्त्र मंत्रालय में भी ये चीज़ें सब मैं देता हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एकदम चीज़ें ऑर्डर आना बंद हो गया। तो उस वजह से मान के चलो कि हम लोग जो काम 100% करते थे वो मान के चलो कि अब 25% कम भी हो गया है। और प्लस 25% रॉ मटेरियल के साथ साथ बढ़ने की वजह से वो भी कम हो गया है। तो इस वजह से हम लोगों की जो अभी दैनिक स्थिति है वो तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। महेश्वर में 3247 हैंडलूम थे, जिसमें 9360 बुनकर और सहायक काम कर रहे थे। यहाँ पर 3 लघु हैंडलूम इकाइयाँ कार्यरत हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 80% कामकाज प्रभावित हो गया। बहुत सारे लूम बंद हो गए हैं। लॉकडाउन खुल भी गया तो फिर भी अभी बाजार में उठाव धीरे से आ रहा है। अभी कुछ लोग छोड़ के दूसरा काम करने लग गए, जैसे कोई गारा मिट्टी का भी काम करने लग गया, कोई सब्जी बेचने लग गया। विभाग से हम कह भी रहे हैं कि इनकी हेल्प करने के लिए कुछ किया जाए, और कर भी रही है विभाग। महेश्वरी साड़ियाँ होती तो प्लेन है, लेकिन बॉर्डर पर फूल, पत्ती, बूटी, हंस, मोर की सुंदर डिजाइन होती है। पल्लू पर 2-3 रंगों की मोटी पतली धारियां होती हैं। पहले ये प्राकृतिक रंगों से बनती थीं, अब कृत्रिम। पहले इसे बनाने में सुनहरे रेशमी धागे लगते थे, अब तांबे जैसे कृत्रिम धागे। चीन से आयातित रेशम मिलने में दिक्कत थी, सो अब देसी रेशम से साड़ियां बन रही हैं। महेश्वर में साड़ी के अलावा सलवार सूट, दुपट्टे, स्टॉल, रनिंग क्लोथ भी बनते हैं, जिसके लिए कॉटन का धागा कोयम्बटूर, सिल्क का धागा बेंगलुरु, जरी सूरत और कलर डाई महाराष्ट्र से बुलाई जाती है। कहते हैं कभी रानी अहिल्याबाई ने अपने शाही मेहमानों को तोहफा देने के लिए सूरत, मालवा, हैदराबाद से बुनकर बुलवाए और खुद इन साड़ियों को डिज़ाइन किया, जिनका नाम उनकी राजधानी महेश्वर के नाम पर पड़ा। ये साड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं, 2000 रुपये से ज़्यादा,
लेकिन बनारसी और कांजीवरम से कम, इसलिए ये शाही शौक आम लोगों का बना। लेकिन अब इस आम लोगों को शौक पर कोरोना की नज़र है, जिससे ये शहर, यहाँ के बुनकर और ये साड़ियाँ सब प्रभावित हुए हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से बिगड़े हैं हालात। राजकोट शहर में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें राजकोट शहर की हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लोगों के घुटने से ऊपर, बल्कि कई जगह कमर तक पानी भरा हुआ है। इसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और राजकोट से ही और भी तस्वीरें सामने आई हैं। राजकोट में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इसमें सवार एक कारोबारी और उनका ड्राइवर लापता है। गुजरात के जामनगर का भी भारी बारिश से बुरा हाल है। जामनगर के कई गांवों का बाढ़ और जलभराव के कारण जिले से लगभग संपर्क टूट गया है। और प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन हर जतन कर रहा है। चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को रस्सी और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिरों में भी पानी भर गया है। तो भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पे, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ज्यादातर जगहों में बुरा हाल है। पानी मंदिरों में भर गया है। सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों के कमर के ऊपर पानी है। गाड़ियां बह गई हैं। ये स्थिति है इस वक्त। तेज की बात में इतना ही। नमस्कार।